ढेर सारे लोगों का आग्रह मिला मुझे इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए और इसे स्पष्ट करने के लिए। आज लड़कियों की शादी, बेटियों की शादी के लिए लोग बहुत चिंतित रहते हैं। कुछ समय ऐसा हो गया है, कुछ वातावरण ऐसा हो गया है, कुछ संगति, समाज ऐसा हो गया है कि बेटियों की शादी के लिए माँ-बाप की चिंता इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसकी कोई सीमा नहीं। हो भी क्यों नहीं, कुछ वातावरण इतना गंदा हो चुका है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है और अपने आप को लड़कियां सुरक्षित भी नहीं समझती हैं इस ज़माने में। तो ऐसी अवस्था में ठीक-ठाक शादी हो जाए, ये एक बहुत बड़ी बात है, विशेषकर लड़कियों की। तो मैंने आज गिनती किया अपना सब आग्रह और सब जितने भी विनती आई हुई है, सबके रिक्वेस्ट आए हुए हैं, तो मैं गिनती किया तो लगभग 7,000 से ऊपर जा रहे हैं। तो मैं आज निर्णय लिया कि मैं इस पर व्यवस्था दूँ, बताऊँ। पहली बात तो ये कि कुंडली देख करके लोग भ्रम में पड़ करके और अच्छे-अच्छे संबंध छोड़ देते हैं। मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि कुंडली में मात्र यह मत देखिए कि ग्रह किस भाव में बैठ गया है और ग्रह कोई अशुद्ध है, अशुभ है, अस्त है, वक्री है, नीच है, पाप घर में है। ये केवल ग्रह की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ग्रह की स्थिति मात्र एक अंग है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दशांगो भवति पत्रिका, एक जन्म कुंडली जो होती है जन्म पत्री, उसके 10 अंग होते हैं और 10 अंगों की विवेचना करने के बाद ही इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि वह ग्रह अशुभ है, भाव अशुभ है, दशा अशुभ है या नहीं, तभी पता चलेगा। तो मैं इसके बारे में एक और चीज़ आपको बता दूं कि आप सुना है आपने किसी के मरने के बाद जब किसी की मृत्यु होती है तो 10 कर्म, सुना है आपने? 10 कर्म होता है और उसके बाद एकादशा होता है। 10 कर्म क्या? 10 कर्म मतलब कि उन मृत्यु के बाद जब मुखाग्नि दी जाती है उसके बाद से लेकर के नित्य प्रति एक अंग का निर्माण होता है, एक अवयव का निर्माण होता है। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय 10 जब बन जाते हैं 10 दिन में, तो वो यही 10 का की 10वीं क्रिया की जाती है और कुंडली में यही 10 भाव देखे जाते हैं। 10 तथ्यों पर इसलिए प्रकाश डाला जाता है, लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं है, न किसी को बताते हैं, न किसी को आवश्यकता है, न कोई इस पर श्रम करना चाहता है, न इसको जानना चाहता है। ऊपर झापर बस देख लिया, कुंडली के कुछ हिस्सों को जान गए, बस उसको कह दिए या खुद ही देखने लगे। तो ये अच्छा नहीं है और इस तरह से क्या होता है कि बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें, अच्छी चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं, जीवन नष्ट प्राय हो जाता है। तो यही 10, तो अब 10 मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 10 में क्या आते हैं? अरे वही लग्न हो गया, नवांश, सप्तांश, अष्टोत्तरी, विंशोत्तरी, योगिनी, छाया दशा, संध्या दशा, पाचक दशा, ये 10 जो होते हैं यही। तो इन 10 को देखना चाहिए। 10 में अगर कोई ग्रह अशुभ है तब तो अशुभ है, वरना अशुभ नहीं है। शनि पापी है, शनि पाप ग्रह में बैठा है, बहुत ही अशुभ है। किंतु यदि संध्या दशा, छाया दशा, पाचक दशा और नवांश या सप्तांश कोई एक में अगर वो ठीक है तो लाख अशुभ होने के बाद भी शनि हमेशा शुभ प्रभाव देगा। यह देखने में भी आया है, मेरा अपना देखने में भी आया है बहुत से लोगों के साथ कि शनि की विकराल महादशा चल रही है, 7.5 चल रही है, शनि अशुभ भाव में बैठा है, फिर भी वो निरंतर उन्नति करता चला जाता है, निरंतर आगे बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, सुख संपन्नता वैभव से संपन्न होता चला जा रहा है। तो इसलिए पहले तो कुंडली में
ये आप देख लें कि जो ग्रह जिस ग्रह के कारण आपको बाधा हो रही है, क्या वाक़ई अशुभ है? तब उसकी शांति कराएँ या उसकी पूजा कराएँ या रत्न पहनें, जो भी है। तो यह एक अस्थायी सुदृढ़ उपाय है। दूसरा, किसी भी तरह से मान लीजिए लड़की की शादी, अब न उसके पास कोई जन्म पत्री है, न कुंडली है, न ग्रह है, क्योंकि आजकल विशेष रूप से देख रहा हूँ कि मैक्स मूलर और मैकाले के पाठ्यक्रम के अंदर शिक्षा प्राप्त किए लोग कुंडली और ज्योतिष को एक पाखंड मानते हैं। वो कब इस ऊंट पहाड़ के नीचे आता है, जब चारों तरफ से घिर जाते हैं, तब फिर इसकी शरण में आते हैं। मैं पहले भी उदाहरण दे चुका हूँ कि ऐसे अनेक लोग आए, अनेक लोग, यानी यहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय के लोग आए, तो और फिर इसका अनुकरण किए और फिर उनको सफलता मिली, उनकी मनोकामना पूरी हुई। मैं बता दूं, मान लीजिए इसके पास कुंडली नहीं है, कोई जन्म विवरण मालूम नहीं है, उसकी शादी में विलंब हो रहा है, तो शर्त ये है कि उसको मासिक रजस्राव हो गया हो। ये तब की मैं बात बता रहा हूँ, उसके बाद ही ये विधान किया जा सकता है। उसका मासिक रजस्राव शुरू हो गया हो, तो क्या करें? बताता हूँ। पलाश के फूल, पलाश सभी जानते हैं, पलाश के फूल को लेकर के थोड़ा ज़्यादा, पलाश का फूल थोड़ा ज़्यादा लें और उसको अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से मसल दें, खूब अच्छी तरह से उसको मसल दें। उसके बाद उसमें चंदन, ध्यान दीजिएगा, चंदन मतलब कह देने से बस पंसारी की दुकान पर गए और चंदन लेके, चंदन, ये पंसारी की दुकान से मिलने वाले जितने भी चंदन हैं वो सब गेरू चंदन है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी अच्छे दुकानदार से जो इन सबों के बीच में भेद जानता हो, उससे चंदन लीजिए। तो चंदन को खूब अच्छी तरह से घिसिए, खूब घिसिए। तो जो मान लीजिए कि 10 चम्मच उसका वो मिसा हुआ हो रहा है पलाश के फूल का, तो 1 चम्मच चंदन का घिसा हुआ वो घिसा हुआ चंदन भी चाहिए, 1 चम्मच। उन सबको मिला लीजिए और एक तरफ रख लीजिए। अनार का दाना, ध्यान दीजिएगा, अनार का दाना और मेहंदी, मेहंदी के बीज काले काले होते हैं, छोटे छोटे मेहंदी के बीज, क्या? अनार का दाना ले लीजिए, कितना? 1 चम्मच। मेहंदी का दाना 1 चम्मच, अनार का दाना 1 चम्मच, मेहंदी का दाना 1 चम्मच, दोनों अलग अलग रख लीजिए। तो 3 हो गए, एक तो वो पलाश के फूल का मिश्रण, एक मेहंदी का बीज और एक एक मेहंदी का बीज। नहीं नहीं समझ पाए। मेहंदी का बीज जो है, मेहंदी में फल लगते हैं और उस फल के अंदर से काले काले बीज निकलते हैं। तो मेहंदी का बीज और अनार का दाना 3 हो गए, तीनों को अलग अलग रखिए। ठीक इसी तरह से ऐंठा होता है एक, पंसारी के यहाँ मिलता है, मसाला होता है जो पड़ता है सब्जी वगैरह में, ऐंठा, वो ऐंठा हुआ होता है, तो ऐंठा ले लीजिए। कितना? इतना लीजिए कि उसको पीसने के बाद उसका पाउडर 1 चम्मच हो। 4 हो गए। और उसके बाद बैजंती का फूल, कितना? 5। बैजंती का फूल 5। ध्यान दीजिएगा, फिर दोबारा, एक तो लोग वीडियो पूरा देखते नहीं है, बीच में कमेंट करने लगते हैं। क्या क्या चीज़? पहली बात तो ये कि पलाश के फूल को जो है निचोड़ा हुआ, उसमें चंदन का पिसा हुआ लेप, वो सब एक में मिला हुआ, ये होना चाहिए 10 चम्मच। उसके बाद मेहंदी का दाना 1 चम्मच, मेहंदी का बीज 1 चम्मच, अनार का दाना 1 चम्मच, ये 3 हो गए। ये 3 कहने का मतलब कि तीनों को अलग अलग रखिए। उसके बाद ऐंठा, ऐंठा का चूर्ण बना करके और 1 चम्मच वो रख लीजिए।
तो मैं ये कहने का मतलब ये है कि इनको आग में जलाना, इनको हवन करना है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको अलग-अलग आप रख लीजिए। अभी जिस लड़के या जिस लड़की के साथ मतलब ये हो रहा हो कि शादी नहीं हो रही, शादी में विलम्ब हो रहा है, तो उसको कुश के चटाई पर बिछाइए। आगे जो धूप की लकड़ी होती है, आम वगैरह की लकड़ी नहीं है, धूप की लकड़ी नीचे रखिए। उसके ऊपर उसके ऊपर समी के कांटेदार जो तने होते हैं, उनकी लकड़ी रखिए और उसमें कपूर से आग लगाइए। आग लगाने में अपना किसी भी पंचांग में देखेंगे तो बुध जो होता है ना, बुध का वैदिक मंत्र दिया हुआ होता है, किसी भी पंचांग में मिल जाएगा आपको। बुध का वैदिक मंत्र दिया होता है, ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वमिष्टा पूर्ते सग्वं सृजेथामयं च अस्मिन् सधस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवास यजमानश्च सीदति। यह मंत्र बुद्ध का होता है। फिर मैं दोबारा पढ़ता हूँ। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वमिष्टा पूर्ते सग्वं सृजेथामयं च अस्मिन् सधस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवास यजमानश्च सीदति। इस मंत्र से कपूर को आग लगा करके और उसमें आग लगा दीजिए। जो लड़की या लड़का जो भी हो, विशेषतः लड़की जो बैठी हो, उसको शुरुआ से नहीं, बता रहा हूँ, शुरुआ आजकल चल गया है बाजार से, शुरुआ से नहीं, मौली बंधा हुआ आम का पत्ता का बनाइए वो चम्मच, और उससे घी उसमें डलवाइए। घी डलवाने का ये बोल रहा हूँ क्रम क्या है, एक बार घी और एक बार ये जो है ना, जैसे एक बार घी तो एक बार वो जो बना है पलास का, और फिर अनार का दाना, फिर मेहंदी का बीज, फिर ऐसे ये सब में से फिर एक बार घी, इस तरह से सब में से डालना है। मंत्र क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। मंत्र क्या पढ़ना है मैं बता दे रहा हूँ, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। ओम भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवाय क्लां क्लीं क्लूं कालिकाय समेकेताय नमः। फिर दोबारा सुनिए। ओम भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवाय क्लां क्लीं क्लूं कालिकायै नमः। कुछ मंत्र नहीं, बस इसके सिवाय कोई मंत्र नहीं। आप लड़की को चाहे लड़के को एक दो दिन पहले बता दीजिए कि भाई इसको पढ़ ले, एक बार पढ़ लो। ध्यान दीजिएगा, अंत में जो मकार है, जैसे क्लाम, तो क्लाम नहीं, म पढ़िए, क्लाम भ्राम। इसकी विवेचना मैं अपने पहले वीडियो में कर चुका हूँ कि क्यों म पढ़ेंगे, क्यों न पढ़ेंगे, कब क्या पढ़ेंगे, सब बता चुका हूँ। तो इस तरह से ये लड़की या लड़का जो भी बैठा हो पढ़ता जाएगा, और क्रम से पहले घी, फिर उसके बाद वो उनमें से उनका कोई क्रम नहीं है, कोई भी वो अपना वो मेहंदी का बीज और वो पलास का फूल और आईठा ममोरा जो भी है, सब में से थोड़ा थोड़ा इतना हिसाब से डाले कि 108 बार जाए। बिल्कुल न हो तो वो अपना जो नोक के बराबर उठा कर डाले, ताकि 108 बार पूरा हो, उससे हवन कराइए। इस दिन, गुरुवार के दिन। और यह क्रम मैं बता रहा हूँ, यह क्रम आप सिर्फ 4 गुरुवार को कराइए, 4 गुरुवार को कराइए। मैं कहता हूँ कि 27 दिन बाद कभी भी आपको शुभ सूचना मिल सकती है कि उसकी शादी तय हो गई, या उसकी शादी टूट रही थी वो फिर पुनः लग गई। आप करके देखिए, इसमें न कोई विशेष आपको परेशानी है, न कुछ है, और सब आसान चीज़ हैं, सब बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो आप इसको कीजिए, और यह एक सफल विधान है। इसमें बहुत कम ऐसा होता है कि जो कहीं हाँ बिचल जाए, नहीं तो कभी मेरे से तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जो यह वृथा गया हो, बेकार गया हो, यह कार्य बेकार गया हो। किंतु जो मैं पहले बताया कुंडली वाला, वह तो बिल्कुल सशक्त उपाय है, उसमें तो कहीं कोई संदेह गुंजाइश ही नहीं है कि वो असफल होगा। तो इसलिए
ग्रह को पहले देख लीजिए, जिसके पास ग्रह कुंडली न हो, कुछ नहीं हो, उसके साथ ये उपाय करे। 4 गुरुवार को करे। 27 दिन के बाद कभी भी ये मिल सकता है कि हाँ, शादी तय हो गई। और अब दूसरी बात ये बताऊं कि ये आजमाया हुआ है, ये मेरा आजमाया हुआ है, किया हुआ है। अब ये ज़रूर है कि मैं हर जगह नहीं जा सकता हूँ भाई, मैं कहाँ हर जगह जाता रहूँ, नहीं जा पाता हूँ। लेकिन जो मैंने कराया है उसको मैंने देखा है कि ये शादी सफल हुई है। तो आप इसको करें और बेटी की शादी की चिंता से मुक्त हों। लड़कियां भी अगर चाहें तो इसको कर लें और अपनी शादी की चिंता से वो मुक्त हो सकती हैं। ओम नमः शिवाय।